क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका रेपो कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं कार्तिक गुप्ता आपको लेकर चलूँगा आज एक नए एडवेंचर्स पर, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये वीडियो केवल एक क्लास के लिए फिक्स नहीं है कि 11th या 12th के लिए, ये 9 to 12th सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे जितने भी बेसिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं जिसको हम पूरे चैप्टर सभी फिनिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में नहीं पता होता है। ये कठिनाइयाँ सभी बच्चों के साथ आती हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी वो उन चीज़ों को नहीं जान पाते और पेपर में जाकर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो 9th 12th तक के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बाकी अदर जितने भी चैप्टर्स होंगे सभी के क्लास वाइज चलते रहेंगे। 9 से 12 तक सीबीएसई या यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड किसी क्लास के भी स्टूडेंट्स, किसी बोर्ड के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे अपनी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। के जितने भी टॉपिक्स होंगे सब यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद जब भी आप केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे उसमें क्या आपको पहले से ही सभी नॉलेज जो होगी वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी की हो पहले से ही आपके पास होगी, जिससे कि आप चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ सकें। और फर्स्ट टॉपिक इज साइंस। केमिस्ट्री समझने से पहले हमें साइंस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री तो साइंस का एक पार्ट है। हमने पुराने ज़माने में सुना था, यानी पुराने ज़माने के लोग जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या उन्होंने इन्वेंशन किए, यानी कि आविष्कार किए। तो आविष्कार हुए कैसे? जब उन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत देखी कि भाई हमें लाइट की ज़रूरत है या किसी भी और चीज़ की, तो उन्होंने पहले अपने पास में देखा क्या कोई सोर्स है हमारे पास या नहीं है। जब उन्होंने देखा कि हमें लाइट कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या करा, उसका आविष्कार किया, यानी कि इन्वेंट किया उसको। तो इसी को ही किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ खोज करना, उसी के लिए हम लोग कहते हैं साइंस। तो देखिए साइंस की डेफिनेशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। तो ये क्या, ये विज्ञान की परिभाषा है। जब जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है हम लोग उसका आविष्कार कर देते हैं। तो ये मेन जो डेफिनेशन है बहुत ही ज्यादा शॉर्टेड डेफिनेशन है और सब बहुत लेंथी है। जैसे कि अगर विज्ञान की और कोई डेफिनेशन की बात करें हम, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम करने बैठते हैं तो पहले सारी चीजें जो जिस चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित करते हैं, एक साथ क्या कहते हैं, जिस एपरेटस या किसी भी चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसको लाइन से लगा देते हैं कि भाई ये पहले जरूरत पड़ेगी उसके बाद में दूसरी जरूरत पड़ेगी। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, लाइन से लगाना, इसको ही हम क्या विज्ञान कहते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन बहुत तरीके से आप और भी जगह पढ़ेंगे, कोई और डेफिनेशन बताई जाएगी, लेकिन मेन डेफिनेशन हमारे पास क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर हम पार्ट्स की बात करें कि साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मेन 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली केमिस्ट्री। तो आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुई है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री जो स्टार्टिंग है वो इजिप्ट से हुई है। इजिप्ट में क्या हमारे पास 2 चीजें थी, वहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था फिलोसफर स्टोन, फिलोसफर पत्थर, इसकी खोज होती थी, और दूसरा था अमृत। ये 2 चीजों की खोज जारी थी। फिलोसफर स्टोन का कार्य क्या था कि भाई इफ वी टच फिलोसफर स्टोन टू एनी मेटल्स इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड। यानी कि अगर फिलोसफर स्टोन को किसी भी मेटल से अगर हम टच करा देंगे तो वो जादू से, मैजिक से सोने में बदल जाएगा। और दूसरा था अमृत, जिसको पीने के बाद इंसान जो होता है वो अमर हो जाएगा। ये 2 मिथ्स थे जिसकी सर्चिंग चल रही थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो गए। आफ्टर दैट ब्लैक मैजिक स्टार्ट हुआ, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ब्लैक मैजिक धीरे धीरे बढ़ता गया।
जिसको हम लोग एल्केमी कहते हैं। वहां से स्टार्ट हुआ। पहला नाम जो था वो कीमिया, उसके बाद कीमियागिरी, और उसके बाद जो नाम बढ़ा वो था केमिस्ट्री। कीमिया का मतलब था ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। इजिप्ट की काली मिट्टी थी, वहां से ये नाम जो है वो पढ़ते हुए आया, कीमिया, कीमियागिरी, आफ्टर दैट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो मेन ईयर है कि कहां से स्टार्ट हुई, तो वो है 1744। 1744 से इसको स्टार्ट किया। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेशियर को माना जाता है। एंटोनी लेवेशियर क्या हो गए? फादर ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री की। डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that studies composition, properties and interaction of matter। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में देखते हैं कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, कलर, ये सारी चीजें इस प्रॉपर्टी से पता चल जाती है। एंड लास्ट इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इंटरेक्शन का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पर हो रही है। और आफ्टर दैट यूजेस, यानी कि इसके बाद हम यूजेस भी देखते हैं, वो हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। फादर ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों को बता ही दिया, एंटोनी लेवेशियर। स्टार्टिंग जो ईयर था 1744, मिड ईयर ऑफ 17 भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री के पार्ट्स। व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है, उसकी स्टडीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। किसकी? हाइड्रोजन और कार्बन की, जिसको हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। यहीं पर इसी का एक अपोजिट वर्ड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को छोड़कर जितने भी कंपाउंड एलिमेंट बचे, उन सब की स्टडीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। और जो भी थ्योरीज आती हैं, थ्योरीज वो सभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं? थ्योरीज वाले। तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो हैं वो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, ऐसे चैप्टर जो है वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट और कंपाउंड कार्बन को छोड़कर जितने भी आते हैं वो सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सभी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की विधियां भी सब इसी में चलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसी के बारे में स्टडी करी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब हमारे पास केमिस्ट्री के पार्ट्स हो गए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल ऑफ एटम, यानी कि पीछे हमने एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है कि एटम का मॉडल किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए थे। अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और धीरे धीरे उसमें अपनी रिसर्च करते देखते गए और अपना अपना मॉडल वहां पर देते गए। 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन थ्योरी दी थी और उसमें बताया कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड केमिकली। यानी कि एटम को बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट कहा गया और उसको हम नहीं तोड़ सकते, यानी कि और ज्यादा उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी।
इस तरीके से यहाँ पर 1803 में दी थी और उसके बाद कोई भी साइंटिस्ट नहीं आया। आफ्टर 101 ईयर इन 1904 J. Thomson came and they gave an atomic model of atom and it represented by a watermelon और plum pudding मॉडल, यानी कि वाटरमेलन मॉडल के द्वारा या प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से सीड्स होते हैं, एज सीड्स आर प्लेस्ड इन अ वाटरमेलन दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दैट पार्ट आर देयर masses and which is a positive charge means protons। यानी कि इस तरीके से वाटरमेलन में जो सीड्स धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं, उसी तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो और पार्ट बचा वो एटम के मास को शो करता है, यानी कि वहां पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर इनका पोस्टुलेट से बिल्कुल ठीक था। इसमें जो चार्जेस जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिससे कि इस पे चार्ज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा था इन्होंने। उस टाइम न्यूट्रॉन्स के बारे में खोज नहीं हो पाई थी, तो केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी जगह फैले हुए थे। धीरे धीरे करके जब ये मॉडल दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, उसी को और ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इनकी मॉडल को हटाना नहीं चाहते थे, इसको और बढ़िया करके इस पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी, उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसमें अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी गई थी गोल्ड फॉइल पर। उसके पीछे जिंक सल्फेट की स्क्रीन लग रही थी, ZNS की स्क्रीन लग रही थी। तो क्या, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी तो रदरफोर्ड जी ने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स कोल्ड फॉइल के सेंटर से दूर दूर थे, वो सीधे निकलते चले जा रहे थे, और जो पास पास आ रहे थे, जो उनके पास में थे सेंटर के, वो कुछ एंगल पर डेविएटेड हो रहे थे। यानी कि अगर हम देखें तो क्या, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल थी, ये जिंक सल्फेट ये किसके लग रही थी, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो क्या, जब अल्फा पार्टिकल्स इस पर पड़ रहे थे तो देखा जो दूर दूर वाले थे वो सेम एज इट इज निकलते जा रहे थे। और जो पास में इसके सेंटर के पास में आ रहे थे वो कुछ एंगल से डेविएटेड होते जा रहे थे। लेकिन जो इसके सेंटर पर पड़ा वो उसी एंगल से वापस वहीं पर लौट आया, जिससे पता चला कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके सेंटर में होता है। अब सेंटर में होता है तो क्या देखा गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मॉडल बन के तैयार हुआ, इसको एटॉमिक न्यूक्लियस मॉडल ऑफ रदरफोर्ड कहा गया। इसमें क्या, इस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि प्रोटॉन्स जो होंगे वो सब सेंटर में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो किस एनर्जी से घूम रहे हैं, किस तरीके से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, वो घूम रहे हैं, तो एक समय बाद घूमते घूमते एनर्जी सभी निकल जाएगी और वो सेंटर में आकर बैठ जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो इसके लिए फिर नील्स बोर आए 1913 में और इन्होंने बताया कि भाई जो सेंटर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, जिसके कारण ये सेंटर में नहीं जाते, एनर्जी की खत्म नहीं होती और ये सेंटर में नहीं जाते, अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी में घूमते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम। तो ये जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल है नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, ये किस पर आधारित था? ये हमारे सोलर सिस्टम पर आधारित था। आगे देखते हैं कि एटम के बारे में हमने मॉडल के बारे में
देखा एटम के मॉडल्स किस तरीके से थे। पहले डाल्टन थ्योरी आई, फिर एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, उसके बाद रदरफोर्ड आए और नील्स बोर आए। अब हमें पता चला कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने करी? इन पे क्या चार्जेस है, क्या मास है इनका, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रोटॉन रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर नेक्स्ट रदरफोर्ड है और इसके साथ गोल्डस्टीन भी कहा जाता है। क्या कि भाई प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका नाम जो था वो रदरफोर्ड जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर रदरफोर्ड लिख दिया जाता है। याद करने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा आसान है। सभी चीजों में ज्यादातर आपको याद करने के लिए टेक्निक मिलेगी। क्या इसको याद करने का बहुत आसान तरीका क्या है? ईट पर नाच। ईट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, जैसे थॉमसन। नेक्स्ट पर, पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। और नेक्स्ट नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। यानी कि जे थॉमसन, नेक्स्ट रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक। इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्जेस कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चार्ज होता कितना है? अगर हम कूलम में देखें तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर देखें तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे सेम प्रोटॉन पर रहेगा, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और नेक्स्ट न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट इनके मासेस कितने हैं? मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और फिर प्रोटॉन पर देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही सेम होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये इनका मास होता है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्जेस कितने हैं, मास क्या है और इसकी खोज किसने करी। नेक्स्ट चलते हैं, ये कहते रखा है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो हम न्यूक्लियस इक्वल टू कह सकते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों के एडिशन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Atom. An atom is the smallest unit of matter that has the properties of chemical element and cannot be broken down chemically. Cannot be broken down. दो चीजें यहाँ पर, दो पॉइंट है देखने के लिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि जिस तरीके से हम बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं, एक यूनिट क्या होती है? ईंट होती है, ब्रिक। घर को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट अगर देखी जाए तो वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड या कोई मैटर है वो क्या? एटम से मिलकर बना होता है। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट की इसमें प्रॉपर्टीज होती है और उसको केमिकली और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, उसको कहा गया एटम। एटम के बाद नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? An element is the basic part of whole that is made up of one type of atom. एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि बात करें हम सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, हाइड्रोजन, कुछ भी बात करें वो सभी क्या है? एलिमेंट हैं। और एलिमेंट के सिंबल इस तरीके से मिलते हैं। There are 118 elements in the periodic table, which are discussed in next topic. सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, ये सभी क्या है? ये सभी एलिमेंट है। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूल किस तरीके से मिलके बने होंगे, किस चीज से मिलके बने होंगे, वो भी क्या, एटम से मिलके बने होंगे। A molecule is a group of two or more atoms that are held together by chemical bond। यानी कि दो या दो से अधिक एटम से मिलकर केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर हमें क्या प्राप्त होते हैं, मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। मॉलिक्यूल जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरीके से, ये सिंगल बॉन्डेड केमिकली जो है जुड़कर बने हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक सिंगल बॉन्ड आ गया। अगर और बात करें हम ऑक्सीजन की, तो O2, O2 किस तरीके से है, तो O2 O डबल बॉन्ड O है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन एक एटम कहलाएगा, और यहाँ पर दोनों ही एटम कौन से एलिमेंट के हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर और देखें तो क्या, H2O, इसमें टू टाइप्स के एलिमेंट है, या टू टाइप्स के एटम कह सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कैसा है, प्योर सब्सटेंस है, मेड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में होता है पर, उसको हम कह देते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर तुम्हारे चार टॉपिक हो गए, क्या, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और कंपाउंड क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे के टॉपिक पर। कैटायन, कैटायन क्या होता है, जिस पर क्या, पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैटायन होता है। जैसे कि बात करें NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की बात करें, तो ये क्या है, एक कैटायन है, यानी कि जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन। एटम जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो वो क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। और देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो फर्स्ट ग्रुप जो भी है सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सभी क्या है, कैटायन है। और ये कैटायन बनते कैसे, एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको भी डोनेट कर देता है, इससे कि H पॉजिटिव बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। और बाकी जितने भी हैं वो सब अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए बाहर से जो बाहर का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या डोनेट कर देते हैं, जिससे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप वाले बनते हैं। सेकंड ग्रुप वाले दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो क्या, कैटायन वे होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन वे एलिमेंट्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज वाले क्या, एनायन कहलाते हैं। जैसे कि बात करें तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब क्या है, एनायन। कैटायन बनेंगे कौन, जितनी भी मेटल्स हैं वो सब कैटायन होते हैं, सभी क्या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एनायन है ये नॉन मेटल पर होता है, जो एनायन है सभी नॉन मेटल एनायन बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये कैथोड क्या है, कैथोड जिस पर पॉजिटिव कैटायन आए। अब कैटायन किस पर आएगा, इसके अपोजिट चार्ज वाले पर आएगा, यानी कि कैथोड पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और ऐसे ही एनोड पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले को होता है, लेकिन कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से एनायन नेगेटिव चार्ज वाला और एनोड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एनोड पर कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट पर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है, बहुत देर से हम कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ रहे थे,
यहाँ पर हमारी ट्रिक आ गई, ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास ऑफ 30 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हो तो बेसिक में कम से कम आपको 30 एलिमेंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए, उसके नेम याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड देयर एटॉमिक मासेस, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। कोई भी हेजिटेशन नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम याद करते हैं क्या, एलिमेंट्स के नेम। तो किस तरीके से सीधे सीधे इसके नाम को ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए 20 तक। 20 से आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से सीधे सीधे याद कर लें। फिर देखते हैं कोई फॉर्मूला। एक क्या है हमारे पास, एक ट्रिक है, सृष्टि वीकर मन फी कोनी सूची। सृष्टि वीकर मन फी कोनी सूची, इसके द्वारा भी हम एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। 21 से 30 तक के ये एलिमेंट्स हैं। ये जितनी भी ट्रिक्स हैं, जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाई जा रही होगी तब वहाँ पर सभी फर्स्ट ए ग्रुप की ट्रिक जो है वो क्या है, सेकेंड ए ग्रुप की क्या है, वो सब वहाँ पर सिखाया जाएगा। यहाँ पर हमें इसको देखना है क्या, अब इनके जब एलिमेंट्स हमें याद हो गए होंगे तो हम एटॉमिक नंबर तो इजीली याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन पहले पे था, हीलियम दूसरे पे था, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी हमें याद होगा। नेक्स्ट बात आती है एटॉमिक मास कैसे निकालना है, कैसे याद रखना है। तो याद करने के लिए क्या, 1 to 20 तक के लिए एक अलग ट्रिक होती है और 21 to 30 के लिए अलग ट्रिक होती है इनके एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो 1 to 20 के लिए क्या है, इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास निकल कर आएगा। तो देखिए मेरा स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टार लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, हाइड्रोजन पर, बेरिलियम पर, नाइट्रोजन पर, नेक्स्ट क्लोरीन और आर्गन पर, इन सब पे क्यों, ये एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन मींस इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आएगा, जो कि इन फॉर्मूले के द्वारा हम शो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कुछ भी है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2 इवन है तो 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये ऑड आ गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया। इसके लिए छोड़ देते हैं, स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट 5 है तो 5 2 जा और +1 कर देंगे, यानी कि कितना हो गया, 11 हो गया। कार्बन के लिए देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट 8 इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आ गया। ऑड आ गया तो 2 +1 यानी 9 2 18 और 1 90। फिर आते हैं सोडियम के लिए, वो सोडियम कह रहे हैं नियोन के लिए, जो कि 10 है। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। सोडियम के लिए देखेंगे 11 × 2 +1 यानी 22 और 1 23। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24, मल्टीप्लाई 2 +1 13 2 जा 26 और 1 27। नेक्स्ट सिलिकॉन 14 × 2 मीन्स 28। नेक्स्ट फॉस्फोरस 15 × 2 +1 31 हो जाएगा। और सल्फर के लिए 16 × 2 मीन्स 32। यहाँ तक आए। नेक्स्ट आगे क्लोरीन, आर्गन दोनों एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, 19 क्या है, ऑड है, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐड करेंगे। 92 है 38 और 1 39, एटॉमिक मास क्या हो गया 39 हो गया। और इसका 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 40। अब चलते हैं एक्सेप्शन वाले पर। तो देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। नाउ लेट्स कम टू द बेरिलियम 4 है इसका ये, और यहाँ पर 9 इसका एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 14 होता है। नेक्स्ट फ्लोरीन का याद रखना, आगे बहुत काम में आएगा, 35.5। नेक्स्ट आर्गन का 40। इतना ये था 20 तक के लिए।
नेक्स्ट 20 के आगे की जो ट्रिक है वो ये, जो 7 से डिविजिबल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो इवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे, और वाला भी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 7 से डिविजिबल वाला देखेंगे। हमारे पास दो है, एक स्कैंडियम 21 और 20 वाला, यानी कि इसमें कितने से 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 ऐड करना है। 42 और 3 45 हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे। 56 और 3 59। तो ये जो है दो हमने देख ली। नेक्स्ट चलते हैं इवन और ऑड वाली पोजीशन पर। इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4। ऑड है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। पहले इतना करते हैं। तो देखो यहाँ पर 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 46 और 5 51। नेक्स्ट 48 और 4 52। 25 टू 50 और 5 55 हो जाएगा यहाँ पर। 26 टू 52, 52 और 4 56। 27 टू 54 और 5 59। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो 29 टू 58 हो जाएगी, 58 और 5 63 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको देखेंगे जिंक का, ये यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, डायरेक्ट इसको 65 होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन जिंक का है, बाकी सब एज इट इज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास जो है वो याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, रेनबो कोचिंग क्लासेस। इसको चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आप आगे वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाई जाएंगी। ये फर्स्ट पार्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट का, एक और नेक्स्ट जो है वो कल के लिए अपलोड किया जाएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके द्वारा आप इजीली आगे के चैप्टर समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।